हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कहाँ-कहाँ से इसके प्रोविज़न लिए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस-किस कंट्रीज़ से इसके प्रोविज़न्स लिए गए हैं मेनली हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मोर देन 60 कंट्रीज़ जो हैं वो रेफ़र की थी हमारे फ़ोरफ़ादर्स ने। उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था अच्छे से और फिर जो-जो प्रोविज़न्स, जो-जो कंडीशंस हमारी कंट्री में थी, उस हिसाब से जो चीज़ें फिट बैठती थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की थी, ठीक है? तो हमारे फ़ोरफ़ादर्स ने काफ़ी हार्ड वर्किंग करके, काफ़ी इसको मॉडिफ़ाई करके, अच्छी तरह से सोच समझ कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चीज़ें हैं, ये लाई हुई हैं। और आज हम यही पढ़ेंगे कि सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनैक्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था, ये अपने आप में खुद एक बहुत बल्कि जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है? तो काफ़ी बल्कि डॉक्यूमेंट था, ऊपर से हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी इसी 1935 एक्ट से डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है? तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कोर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, ये कोर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से हमने क्या-क्या लिया हुआ है? यहाँ से हमने लिया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर पे और स्टेट में। एक सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट पे गवर्नमेंट होती है। दोनों में समझौता होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम है। ये ऐसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? वो है पेरेंट्स और स्टेट और सेंटर उसके बच्चे हैं। ऐसे मान लो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो पेरेंट्स है, स्टेट और सेंटर उसके दोनों बच्चे हैं और पेरेंट्स के लिए दोनों बच्चे सुप्रीम होते हैं। पेरेंट्स के लिए दोनों बच्चे इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही मान लो आप, ये पेरेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर और स्टेट जो है इसके बच्चे हैं। और क्या लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से? ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है वो भी हमने यहाँ से लिया है। इमरजेंसी पावर्स आल्सो टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट। लेकिन जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी में, वो कहाँ से लिया है? वो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। जुडिशरी का कंसेप्ट भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फर्स्ट सबसे पहले जो आया था वो पीएससी के रूप में ही आया था। उसके बाद अभी ये यूपीएससी है, जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज का। तो पहले ये सबसे पहले जब आया था तो पीएससी ही आया था, ठीक है? पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर उसको यूपीएससी किया गया बाद में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की कैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी हमने कहाँ से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया हुआ? यूके से। तो आपको पता है यूके और ब्रिटेन में क्या फ़र्क है? यूके और ब्रिटेन में फ़र्क क्या है? यूके क्या है? यूके क्या है? यूके बनता है नॉर्दर्न आयरलैंड से प्लस वेल्स से प्लस इंग्लैंड प्लस एक और कंट्री है इसमें, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसका, वो एक और कंट्री है। और ये ब्रिटेन किससे बनता है? इंग्लैंड से, वेल्स से, इंग्लैंड, वेल्स, एक और कंट्री है, उसका नाम है स्कॉटलैंड, ठीक है? स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये सारा मिलके बनाता है यूके। और ये वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिलके बनाता है ब्रिटेन। जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाता है तो वो यूके बोलते हैं उसको। अब अगर इन्हीं 3 कंट्रीज को बुलाना हो तो ये ब्रिटेन होता है। तो फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया हुआ है? रूल ऑफ लॉ लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ ही सुप्रीम है, लॉ ही सब कुछ है, कानून ही सब कुछ है। लेजिस्लेचर प्रोसीजर लिया गया है कि लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा, जुडिशरी उसको देखेगी कि लॉ जो है वो कन्फर्मेटरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है भी कि नहीं है, ठीक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप ली हुई है, अमेरिका की तरह नहीं है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और सेंटर की अलग सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है? सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, स्टेट की भी और सेंटर की भी, दोनों की एक ही है। तो आपको अलग से सिटीजनशिप नहीं है आपके पास, ये स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, आपके पास दोनों की एक ही सिटीजनशिप है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम,
जो एग्जीक्यूटिव होता है हमारा, वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। प्रोरोगेटिव रिट्स, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है गवर्नमेंट के लिए। ये 4 टाइप्स की रिट्स होती हैं। सबसे पहले हैबिस कॉर्पस है, मैग्नानिमस है, सर्टेरोरी है, 5 तरह की होती हैं। हैबिस कॉर्पस है, मैग्नानिमस है, सर्टेरोरी है, क्यू वारंटो है और उसके बाद प्रोहिबिशन है। ठीक है, ये 4 तरह की रिट्स होती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ प्रोहिबिशन। चलो ये मैं भी इनके मीनिंग यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप खुद ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक से। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब जो हमारे एमपीज होते हैं उनको एक इम्यूनिटी होती है, एक प्रिविलेजेस होती है कि वो मतलब ऑन द वे ऑफ देयर ड्यूटीज, जब वो अपने ड्यूटीज में होंगे तो उनको मतलब जुडिशरी के सामने उनको मतलब अपेयर होने की जरूरत नहीं है, और अपनी ड्यूटीज के टाइम अगर वो कुछ भी बोल रहे पार्लियामेंट में तो वो हम जाके वहाँ पे कोर्ट में जाके उसके खिलाफ हम कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है, उनको मतलब कुछ भी बोलने की, कुछ भी जो वो पार्लियामेंट में बोले वो सब बोलने की उनको आज़ादी होती है, ये प्रिविलेज होती है उनको। तो हमने यूके से क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेचर प्रोसीजर लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, रिट्स ली है और बाइकैमरलिज्म लिया हुआ। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। हमारा हमने जब बारो किया तो यहाँ पे बनाया फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी जो है वो हमने कहाँ से ली हुई है? वो हमने ली हुई है यूएसए से। अगर पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा, कोई भी लॉ पास करेगा अपनी मनमर्जी से, लेकिन उसको चेक देने के लिए कोई भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि हमने यूएसए से ली हुई है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट मीन्स हटाना। ठीक है, इस चीज को जब ऑफिशियल प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उनको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। लेकिन इसका प्रोसीजर जो है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट को हटाने का, वो हमने आयरलैंड से लिया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनका जो कंसेप्ट है ये भी यूएसए से लिया हुआ है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया हुआ है। प्रियम्बल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियम्बल भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड मार्क की हुई है, उनको हाईलाइट किया हुआ है। इसकी सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ हम प्रोवाइड करवा देंगे इसकी पीडीएफ सारी। प्रेसिडेंट विल बी द चीफ कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का चीफ कमांडर होता है ना, तो वो कंसेप्ट भी हमने यूएसए से ही लिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या हुआ है? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है अपर हाउस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है और वो वाइस प्रेसिडेंट का काम भी निभाते हैं साथ साथ। ये हमने कंसेप्ट भी यूएसए से लिया हुआ। नो कम टू कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने क्या लिया है? फेडरेशन स्कीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन? सी, कॉन्फेडरेशन होता है जब बड़ी सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज एक एग्रीमेंट करती हैं अपने साथ कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है और हमारा जो डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड हमारी जो मार्केट है, मार्केट, ये 3 चीजें जो है, इन 3 चीजों में हम एक साथ हैं। बाकी जो हमारे इंटरनल अफेयर्स होंगे वो हम सेपरेटली अलग अलग देखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरेशन। लेकिन फेडरेशन क्या होता है? ये जो सारी कंट्रीज हैं, जब ये सारी कंट्रीज एक कंसेंसस करके, एक साथ एक एग्रीमेंट करके ये बोल देती हैं कि हम एक साथ आते हैं, सारी कॉलोनीज एक साथ आके हम सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी वो आज से कॉमन हो जाएगी। ठीक है, इन ये 3 चीजें नहीं, इनको छोड़ के बाकी भी जो सारी चीजें हैं, डिफेंस, मार्केट और एक्सटर्नल अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें भी हैं, जब वो भी इनकी कॉमन हो जाती हैं और एक कंट्री की तरह उभरती हैं, ये सारी कंट्रीज एक कंट्री की तरह उभरती हैं, एक सिंगल कंट्री बन के आती हैं, एक सिंगल कंट्री के तौर पे आती हैं जब ये, तो इसको बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
ठीक है, ये पहले कॉन्फेडरेशन था, फिर वो 13 कॉलोनीज पता है ना आपको, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक एग्रीमेंट किया और एक कंट्री के रूप में उभरी, बाद में इसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो फेडरेशन स्कीम है ये हमने कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन फेडरेशन जिसमें सेंटर स्ट्रांग हो, ठीक है, सारी स्टेट्स तो आ गई एक साथ में, लेकिन स्टेट्स को पावर कम है, सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, जो सेंटर है बीच में वो ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कनाडा से। कहाँ से, ये हमने लिया है कनाडा से। तो फेडरेशन जो स्कीम है वो हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, जिसमें सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा, वो कहाँ से लिया हमने, वो लिया है कनाडा से, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर, रेजिड्यूरी पावर्स का जो आर्टिकल है वो है 248, ठीक है। अंडर द आर्टिकल 248 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर हैज रेजिड्यूरी पावर्स। इट मींस कि जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं इसके चलते क्या करती है गवर्नमेंट की, जो स्टेट लिस्ट होती है और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इन दोनों के ऊपर लॉज बना सकती है। अगर स्टेट ने भी एक लॉ बनाया है और सेंटर ने भी एक लॉ बनाया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ यहाँ पे नहीं काम करेगा। जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा सेंटर के सामने, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो भी जो है वो सेंटर अपॉइंट करेगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। लेकिन जो गवर्नर का ऑफिस था वो कहाँ से लिया था हमने, अभी पीछे पड़ा, देखिए याद कीजिए, वो कहाँ से पड़ा, वो कहाँ से लिया था हमने, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो हमने कहाँ से ली थी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ये है कि छोटा कोर्ट जो है वो बड़े कोर्ट से एडवाइस ले सकता है केस टू केस बेसिस पे, इसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये भी हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नो फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इससे क्या होता है, क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये स्टेट को बताता है कि लोगों के हित के लिए, इक्वालिटी के लिए क्या करना है, ठीक है। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कहां से लिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा की जो नॉमिनेशन होती है वो भी कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से हमने क्या लिया है, वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है वो लिया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है जब एक लॉ के चक्कर में, एक लॉ के चलते जब डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक कैसे होता है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं डेडलॉक होने की, ठीक है। तो जब डेडलॉक हो जाता है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होती है और एक जो है वो निकल के आता है, ठीक है, एक रिजल्ट निकल के आता है ज्वाइंट सिटिंग से, जिसमें ज्यादातर लोकसभा ही जीतती है, ठीक है, लोकसभा ही जीतती है इसमें। तो फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपको पहले बताया ना। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के चलते हुए। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ना हमारी, कहाँ पे है ये, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने कहाँ से ली हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान जो है हमारा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी रेड मार्किंग है, रेड हाईलाइट, रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वोटिंग बाय अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो वोटिंग चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी की वोटिंग चाहिए होती है, वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। नो द नेक्स्ट
क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों है तो कैसे? सी जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, मैक्सिमम जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया हुआ है, जो उसको मॉडिफाई किया हुआ है उस एक्ट को 1935 को, उसको मॉडिफाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, जो आउटकम आया है, उस मैक्सिमम हमने 1935 एक्ट में से ही लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 1935 एक्ट था वो एक पहले से एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट था, और आप खुद सोचिए कि जब एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई करेंगे, उसमें चेंजेस लाके उसमें से अपने लिए एक आउटपुट तैयार करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो आउटपुट होगा वो भी बल्कि होगा। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, ये कोर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसी से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया है मैक्सिमम। तो अगर वो बल्कि था तो आउटपुट भी बल्कि होगा, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा बल्कि है। ठीक है, ज्यादा लेंथीएस्ट है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये जो हमने एडिशन की है, ये इनके सब आर्टिकल्स में की है, सब पार्ट्स में की है। ठीक है, ओरिजिनली जो है वो 395 थे और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें आगे की, जैसे कि आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है, एक लिविंग बीइंग की तरह ये इवॉल्व करता है, वैसे ये इवॉल्व हो रहा है अमेंडमेंट से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इवॉल्व हो रहा है। इसमें जो है जुड़ रहा है सिस्टम, आर्टिकल्स जुड़ रहे हैं इसमें। तो अभी 470 हो गए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा ये आर्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक्सपायर हो जाएगा, इसकी जगह हमें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिविंग बीइंग। तो ये लेंथीएस्ट क्यों है, इसके कुछ और रीजंस भी हैं, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट का अलग अलग नहीं है। ये सेंटर और स्टेट के बारे में एक ही सिंगल बुक में बोलता है, वो सिंगल बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें सेंटर के बारे में भी है, स्टेट के बारे में भी है, ये डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, जनरल पब्लिक के बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, SC STs, वुमेन चिल्ड्रन के बारे में, इनके वेलफेयर के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, जो कि सिर्फ एक ही बुक में कंपाइल की गई। अमेंडमेंट्स के बारे में 368 पे अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो आर्टिकल पे जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और आर्टिकल भी है जो 368 की जगह जो है उससे भी हम अमेंडमेंट करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, वो बताइएगा आप। DPSPs, फंडामेंटल राइट्स, ये जो हैं ये बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी कंट्रीज के आर्टिकल्स में नहीं है लेकिन हमारे में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये बल्कि बनाता है और लेंथीएस्ट बनाता है इन द फॉन्ट। So this is all about today's session. Thank you so much and God bless you all.